Welcome once again to our channel एकलव एकेडमी, द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। इस वीडियो में आज के हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम लोग सीरीज वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग टाइप की सीरीज, जिसमें से एक क्लास की सीरीज है, क्लास 1 क्लास 2 करके ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स या प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके फर्स्ट सेकंड थर्ड हम ऐसे सीरीज फॉलो कर रहे हैं। तो ये 5th सीरीज है। इसके साथ साथ हम एक सीरीज और फॉलो कर रहे हैं डेली 11 बजे टेस्ट सीरीज को, यानी उसमें म्यूट करके आपको केवल क्वेश्चंस हैं, उसमें कोई आंसर्स नहीं है। तो ये वही प्रैक्टिस सेट है, अभी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो आपके इससे प्रैक्टिस भी होगी और जो सोल्यूशंस हैं टेस्ट सीरीज 2 के वो इसमें आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो अगर आप पहले उस प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहते हैं तो इसको देखने से पहले टेस्ट सीरीज 2 को लगाइए, फिर देखिए अपने आप को एसेस करके, अपने मार्क्स को एवेल्युएट करके कहाँ गलती हुई, किस क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर सकते थे, किसका और कौन सा तरीका है, फिर आप इस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे और हमें किस तरीके से उनको सॉल्व करना था। चलिए, सबसे पहला है निर्देश, प्रश्न संख्या यानी 1 और 2। दी गई श्रृंखला का ध्यान से अध्ययन करके नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प को ज्ञात कीजिए जो कि श्रृंखला में लुप्त अक्षरों के स्थान पर उपयुक्त बैठती हो। देखिए, एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और कोडिंग डिकोडिंग में भी जो सवाल है वो किस तरीके का है, जस्ट वेट, हम ये ले लेते हैं इसको, पेन को। चलिए, तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपको एक तरीके की सीरीज दे दी जाती है, हमें फिल इन दी ब्लैंक फिल करने हैं। ठीक है, इनको फिल करने के लिए यानी एक सीरीज है, किसी पैटर्न पे फॉलो हो रही होगी, और इसको देखने के लिए किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं पूरा अगर आपको पैटर्न जानना है तो क्लास 1 और क्लास 2 जो कोडिंग डिकोडिंग की है आप एक बार उसमें देख लीजिए। उसमें इनको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है कि ये सीरीज हम बिना अटके किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हम बस प्रैक्टिस सेट टाइप लगा रहे हैं, तो यहाँ हम सोल्यूशंस पे ध्यान देंगे। बहुत ज्यादा बेसिक मेथड के लिए आप क्लासेस को फॉलो करिए। देखिए इसमें क्या है, एक सीरीज बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 की है, या तो 3 3 की होंगी या 4 4 की होंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो सीरीज बन रही है वो किस तरीके से है, बी ए बी, फिर ए बी ए। ठीक है, यानी कि बी ए फिर बी ए फिर बी ए और फिर बी ए, ये सीरीज बन रही है। ठीक है, रिपीटेड सीरीज है, तो हमारे पास क्या क्या आया, देखो सबसे पहले ए है, फिर बी है, फिर तीनों बार ए है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ये। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं कैसे सीरीज बन रही है इसमें। अगर मैं इसमें देखूंगी तो देखिए वही मैंने आपको बताया, जितना भी है इसको करने का तरीका गिन लीजिए और उसको पार्ट में बांट लीजिए, यानी 16 की है तो 4 4 में होंगे, 12 की है तो 3 3 या 4 4 में। ठीक है, और डिटेल्स के लिए मैं आपको लिंक बता रही हूँ कि आप वीडियो जो कोडिंग डिकोडिंग का है वो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें इसको कैसे करेंगे। इसमें देखिए ये कैसा बन रहा है, ए सी सी बी बी सी सी ए। ठीक है, और ए सी सी बी बी सी सी ए, इस तरीके से ये बन रहा है। ठीक है, यानी कि ए सी सी बी फिर बी सी सी ए, फिर ए सी सी बी, फिर बी सी सी ए। तो क्या बन गया यहाँ पे, बी सी ए, और ये वाला ऑप्शन भी कौन सा है, ए। ठीक है, यानी कि देखिए ऊपर वाली जो सीरीज थी ये कहला रही थी रिपीटेड, आपको मैं इसको बता देती हूँ, ये रिपीटेड सीरीज थी, यानी वही चीजें लौट रही थी, बी ए फिर, ठीक है सॉरी, बी ए बी ए बी ए बी ए। आप इसमें देखेंगे तो ये रिपीटेड नहीं है, ये क्या है, ऑल्टरनेटिव सीरीज है। ऑल्टरनेटिव का मतलब यानी कि अगर मैं बात कर दूं ए बी, फिर मैंने लिख दिया ए सी, फिर मैंने लिख दिया ए बी, फिर लिख दिया ए सी, ये क्या होगा, इससे ये मैच कर रहा है, इससे, यानी एक छोड़ के ऑल्टरनेटिव। तो ये ऐसा ही थी, ए सी सी बी बी सी सी ए सी सी बी बी सी सी ए। ठीक है, तो सीरीज 2 3 4 तरीके की इस तरीके से होती है, ये आप बेसिकली क्लास देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, एक पार्टी में कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ केवल एक बार हाथ मिलाता है, यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए तो बताएं कि पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे। देखिए वैसे तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं अगर हम बेसिक बिल्कुल जाएं
तो ये सवाल एक 12th में हम चैप्टर पढ़ते हैं क्रमशः समझा, यानी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो ये जो चैप्टर का सवाल है वो कॉम्बिनेशन से है, लेकिन जो रीजनिंग में दिया गया है, रीजनिंग में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर ना देके वो चैप्टर भी है, हम उसको भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, और ये जो पूछा गया था वो गणितीय यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं करके एक चैप्टर होता है उसमें दिया गया था। ठीक है, ये गणितीय तर्क शक्ति करके। ठीक है, चैप्टर के नाम थोड़े बहुत कभी कभी अकॉर्डिंग टू बुक भी वेरिएट हो जाते हैं। देखते हैं इस तरीके के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, इसके लिए आप एक बेसिक सा फॉर्मूला याद कर लीजिए। मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, बाकी जब हम रीजनिंग में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्लासेस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मैं आपको वहां पे समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि क्या और कैसे हम कर सकते हैं इसे। ठीक है, लेकिन वैसे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, मैं आपको एक बेसिक यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देती हूँ। मान लीजिए 5 लोग हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी स्किप करिए, मतलब आप पहले ये समझिए। मैं बोलूं 5 लोग हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है। अब देखिए 5 लोग हम मान लेते हैं, ये 5 लोग हैं। ठीक है, सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कितनी जोड़ी में सब एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे, यानी सब एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिला लें, कितने जोड़े होंगे। तो जरा मैं बिना फॉर्मूला, बिना इसके एक बेसिक मेथड जानती हूँ पहले। देखिए, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी ट्रिक, कोई भी मेथड इजी तब होता है जब आपको बेसिक का नॉलेज हो। बेसिक के बिना अगर आप फॉर्मूले रटते जाएंगे तो वो रटते 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 एक टाइम आपके दिमाग में कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेथड हमेशा समझिए बेसिक से, उस पे फिर शॉर्ट मेथड सीखिए। देखिए, 5 लोगों में से मान लेते हैं इसने इससे हाथ मिला लिया। ठीक है, फिर इस वाले ने इससे भी हाथ मिलाया, फिर इससे इसने हाथ मिलाया, फिर इससे, तो इस एक ने कितने से हाथ मिलाया, 1 2 3 4। तो कितने, मान लीजिए मैं इसको 5 ABCDE लिख लेती हूँ, आपको और इजीली समझ में आएगा। तो ए ने किस किस से हाथ मिला लिया, बी से, सी से, डी से, ई से। ठीक है, अब देखिए ए बी से हाथ मिलाए या बी ए से हाथ मिलाए, बात तो एक ही है ना, जोड़ा तो एक ही हुआ। ठीक है, अब बी किस किस से मिलाएगा, बी मिलाएगा सी से, एक एक कम होता जाएगा, डी से और ई से। फिर सी किससे मिलाएगा, डी से, ई से। फिर डी किससे मिलाएगा, ई से। अब मैं इधर से उल्टा तो नहीं पलटूंगी ना कि ई किससे मिलाएगा, डी से। भाई ई डी से मिलाए या डी ई से मिलाए, जोड़ा तो एक ही है। तो टोटल मिला के अगर 5 व्यक्ति थे, ठीक है, और 5 व्यक्ति में से कितने टोटल, अगर मैं आपको सवाल देती एक पार्टी में 5 व्यक्तियों ने एक एक बार एक दूसरे से हाथ मिलाया, बताइए कितने जोड़े बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 जोड़े बन गए। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लगाती, जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ वो ये होता है n अपॉन, देखिए n-1/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपसे पूछती कि अगर 5 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए तो बताइए कितने जोड़ी हाथ मिलाए गए, तो आप ये फॉर्मूला रखते, n वैल्यू है 5 लोग जो दिए गए, तो आप क्या रखते, 5 गुणा 5 में से एक गए, n में से एक गया 4/2, और ये काटते तो आंसर क्या आता, 10 ही तो आता। तो मैंने ये डिटेल में 10 ही तो सीखा है। ठीक है भाई, ठीक है, ये फॉर्मूला। अभी मुझे क्या दिया गया, अब सवाल पे आइए। एक पार्टी में कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ एक बार हाथ मिलाता है। यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए तो बताएं कि पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे। देखिए यहाँ क्या दे दिया, अगर मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगी, मुझे व्यक्तियों की संख्या पूछ ली, यानी कि n पूछ लिया है, और कुल दे दिया है, यानी 66 बार हाथ मिलाए गए, यानी कि 66 जोड़ी। ठीक है, इज इट क्लियर। अब मुझे ये दे दिया है, मुझे इसका सोल्यूशन करना है, और अगर मुझे इसका सोल्यूशन करना है तो देखिए, जस्ट मैं इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, ये वाली चीज को। ठीक है, इन सब चीजों को इरेज करके हम इसका सोल्यूशन करते हैं, और जब हम इसका सोल्यूशन, ये तो आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए, ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 बार 132, तो 132 बराबर n-1। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं बात करूं, यानी कि यहाँ पे देखिए, वैसे तो ये वो बन गई जिसको बोलते हैं द्विघाती समीकरण, n माइनस वो n स्क्वायर माइनस n, अगर 132 इधर आएगा तो 132 इज इक्वल टू 0। लेकिन क्या मैं इतना मैथ करने की जरूरत है, या क्या फैक्टर्स ही तो बनाने होते हैं हमें इसको सॉल्व करने के लिए। यानी कि n का एक संख्या ऐसी और एक इससे n से एक छोटी, दो आपस में ऐसी संख्याओं का गुणा कीजिए जिससे आंसर 132 आ जाए। लगातार 2 संख्याएं होनी चाहिए, तो हमें थोड़ा सा अंदाजा होता है। देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है ना, तो 144 से तो ये कम है ना, तो 11 और
12। तो 11 और 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा। और वैसे भी हम जब यहाँ फैक्टर्स करेंगे द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने तो यहाँ वही आएगा, ठीक है। तो 11 12 में बड़ी n, हमें ये हो गया n और ये हो गया n-1, तो हमें लोगों की संख्या क्या होती है n। हमने भी 10 वाला सॉल्व करके देखा था ना, तो आंसर आ गया 12, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये वाले सवाल का पैटर्न, कि अगर ऐसा सवाल आ जाएगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम आगे। ABCDEFG 7 व्यक्ति हैं जो इसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं। देखिए ये सीसेट जो एग्जाम होता है IAS के लिए प्री, उसका सवाल है ये, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 7 व्यक्ति हैं जो इसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं, प्रत्येक रंग की टोपी पहने हैं, जैसे कि बैगनी, जामुनी, नीली, हरी, पीली, नारंगी और लाल। डी अपने सामने हरी और नीली तो देख पाता है पर बैगनी को नहीं। ई बैंगनी और पीली को देख पाता है पर लाल को नहीं। जी नारंगी को छोड़कर सभी रंगों की टोपियां देख सकता है। तो यदि ई जामुनी रंग की टोपी पहने हैं तो एफ द्वारा पहनी हुई टोपी का रंग क्या होगा, समझ लेते हैं। देखिए क्या बोला गया है, 7 व्यक्ति हैं जो इसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं। तो एक पंक्ति है ये और इसमें इसी क्रम में खड़े हैं। इसी क्रम का मतलब है A B C D E F G, थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है जी। अब हमें क्या बोला गया, प्रत्येक अलग अलग रंग की टोपी पहने हैं। रंग हमें दे दिए हैं। डी अपने सामने हरी और नीली देख पाता है पर बैंगनी को नहीं। तो देखिए डी अगर बैंगनी को नहीं देख पा रहा है और अपने सामने देख पा रहा है पीली को और किसको, कहा गया डी, नीली और हरी को देख पा रहा है, तो नीली और हरी इसके सामने होंगी। और वो अगर बैंगनी को नहीं देख पा रहा है तो इसका मतलब या तो वो बैंगनी खुद पहना होगा या उसके पीछे होंगी, ठीक है। अभी हमें नहीं पता, इस पॉइंट को छोड़ते हैं, पहले फिक्स्ड पॉइंट लगाते हैं। ई बैंगनी और पीली को देख पाता है पर लाल को नहीं। तो देखिए ई किसको देख पा रहा है, 2 को देख पा रहा है पर लाल को नहीं। तो या तो लाल यही पहना होगा या इसके पीछे होंगी, क्योंकि खुद की भी तो नहीं देख पाएगा ना, या पीछे वाली नहीं देख पाएगा। आगे पढ़ते हैं। जी नारंगी को छोड़कर सभी रंगों की टोपियां देख सकता है। भाई जी 6 को देख सकता है, 1 को नहीं देख सकता, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया ना, जी खुद पहना होगा नारंगी रंग की टोपी। क्लियर हुआ ये चीज, क्योंकि जी सब रंग की टोपी देख सकता है लेकिन नारंगी नहीं देख सकता। तो सब देख सकता है, नारंगी नहीं देख सकता, मींस कि वो खुद नारंगी पहने हुए है, ठीक है। अभी हमें हो गया ये वाला। ई जामुनी रंग की टोपी पहने हैं, ठीक है भाई। जो जो फिक्स्ड पॉइंट है मैंने हमेशा आपको बोला है, हर लेक्चर में और हर उसमें मैं बताती हूँ, इस तरीके के पजल टाइप के क्वेश्चन हो तो पहले फिक्स्ड वाले लगा दो। ई जामुनी पहना है, ठीक है। अब हम ऊपर वाले पॉइंट्स पे आते हैं। ऊपर बोला गया था ई बैंगनी और पीली को देख पाता है, लाल को नहीं। तो ई देखो लाल को नहीं देख पाता, तो लाल वो पहने तो नहीं है। तो अब जब नई जामुनी पहने हैं और लाल को देख नहीं पा रहा, तो 2 ही ऑप्शन में बता रही हूँ ना, जब कोई व्यक्ति कुछ देख नहीं पा रहा होगा टोपी को, या तो वो खुद पहना होगा या उसके पीछे वाले। सामने वाले तो नहीं पहने होंगे, तो सामने वाले नहीं पहने। ई किसको नहीं देख पा रहा, ई देख पा रहा बैंगनी और पीली को देख पा रहा, लाल को नहीं। तो ई खुद पहना नहीं है। अब इसके पीछे 2 थे जिसमें से ये नारंगी है, तो ये एफ कौन सी हो गई, फिक्स्ड हो गई, लाल वाली, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में फालतू देखने नहीं है। क्वेश्चन क्या था, एफ द्वारा पहनी हुई टोपी का रंग क्या है। तो एफ द्वारा पहनी हुई टोपी का रंग लाल है। तो हमें पूरा ऊपर फिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो आंसर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो आंसर हमारा आ चुका है। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, ठीक है भाई, और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताएं कि वह ट्रेन कितने मिनट बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। चलिए देखते हैं, ये सवाल भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। ये भी वही गणितीय तर्क शक्ति से है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस या मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, कुछ भी बोल लीजिए। देखिए एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, यानी 3 मिनट तो वो लेट है, और आगे वो क्या करती जा रही है, हर मिनट में 3 सेकंड लेट हो रही है, ठीक है। तो ट्रेन कितने मिनट बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। तो देखिए मुझे क्या है, 3 मिनट तो वो ऑलरेडी देर से है भाई, 3 मिनट तो देरी से है ना, उसे कितना 1 घंटा विलंब पूछा है, तो हमें कितने का निकालना है, उसके 57 मिनट विलंब होने का, यानी कि लेट होने का समय, ठीक है। क्योंकि 3 मिनट तो ऑलरेडी देरी से है, 1 घंटा टोटल कब होगी, तो जब 57 मिनट लेट और हो जाएगी तो टोटल मिला के वो 1 घंटा लेट हो जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हमें क्या दे रखा है भाई, जो ट्रेन है वो प्रत्येक मिनट में 1 मिनट में कितनी लेट हो रही है,
1 मिनट में 3 सेकंड लेट हो रही है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इजी है। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना लेट हो रही होगी भाई? 60 यानी 60 मिनट का मतलब है 1 घंटे में, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 1 घंटे में या 60 मिनट में। तो हम 3 गुणा 60 कर देंगे, कितना आ गया ये? 180 सेकंड। और 180 सेकंड को क्या हम 3 मिनट लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो एक ट्रेन 60 मिनट में 3 मिनट लेट हो रही है और हमें कितना चाहिए उसको? 57 मिनट लेट का। तो 3 मिनट लेट होती है कितने में? 60 मिनट में। तो मैं 1 मिनट लेट होने का निकाल लूं। 1 मिनट लेट होने के लिए जो चीज भाई 3 मिनट लेट बराबर 60 मिनट में, तो 1 मिनट लेट बराबर, 1 मिनट लेट के लिए क्या करते हैं हम? उसी को भाग में कर देते हैं ना, जिस चीज को निकालना होता है 3। तो ये क्या निकला? 1 मिनट लेट होने का समय, और हमें चाहिए कितना? 57 मिनट लेट होने का समय। ठीक है, तो यहां से हम काट दें, 3 दूनी 6, 0, और अगर हम इसको करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, आंसर आ गया 1140 मिनट। आई होप कि आपको दोनों सवाल बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये भी मैंने कोडिंग डिकोडिंग में बहुत अच्छे से आपको समझाया था, ये कोडिंग किस तरीके की होती है और हमें इसको करते टाइम कितनी बातों का ध्यान रखना है। बहुत ही सारे क्वेश्चंस मैंने इसके 3rd लेक्चर में, आई थिंक कोडिंग डिकोडिंग का जो 3rd लेक्चर है उसमें सॉल्व कराए हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आते तो आप एक बार 3rd वाला लेक्चर यानी क्लास 3 या डे 3 करके होगा, आप उसको देख लीजिए। डे 3 करके है एक वीडियो, आप उसको एक बार देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमें कुछ दे रखे हैं वर्ड्स, उनके कोड दे रखे हैं, यानी कि हर वर्ड के लिए एक कोड है। अगर वो वर्ड रिपीट हो रहा है तो कोड भी रिपीट होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो हमसे पूछा गया है कौन सा शब्द OPFUGBTA के रूप में कोडबद्ध किया जा सकता है। निकाल लेते हैं भाई। देखिए ओपी के लिए पूछ रहा है, ओपी के लिए निकालना है क्या? ओपी देखो इसमें भी है, ओपी इसमें भी है। ठीक है, बाकी ओपी किसी में है नहीं है। और देखिए यानी इन दोनों में ओपी कॉमन है। ठीक है भाई, लेकिन इन दोनों में एक चीज और कॉमन है। क्या कॉमन है? एलपी, यानी कि इसमें और इसमें 2 वर्ड कॉमन होंगे तभी उनके 2 कोड कॉमन है। तो मैं कैसे बता सकती हूँ भाई ओपी किसका कोड होगा? क्योंकि देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? क्वीन कॉमन है और स्टोरी कॉमन है। तो ओपी क्वीन का भी हो सकता है क्योंकि इन दोनों में 2 चीजें कॉमन है। ठीक है, स्टोरी क्वीन का ओपीएलपी कोई सा भी हो सकता है। अब मैं नीचे देखूंगी क्या इन दोनों में से कुछ और कॉमन है? हाँ भाई, एलपी इसमें भी कॉमन है, यानी कि कोई एक वर्ड इसमें भी आ रहा होगा जो इन तीनों में आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए क्या चीज आ रही है? स्टोरी। तो इसका मतलब है स्टोरी का जो कोड हो गया वो क्या हो गया? एलपी हो गया। तो अब बचा क्या था? ऊपर ओपी बचा था। तो ओपी किसका कोड हो गया? क्वीन का कोड हो गया। ठीक है, चलिए भाई, तो अभी मेरे को ओपी मिल चुका है क्वीन का। अगर मैं इसका आंसर करना चाहूंगी तो आंसर हो गया ये, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शंस में किसी में भी क्वीन दिया ही नहीं है और ओपी फिक्स्ड है क्वीन का है, तो हम इसका आंसर करने के लिए बहुत जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। पैलेस के लिए कौन सा कोड है? तो पैलेस के लिए निकाल लेते हैं भाई, कौन सी बड़ी बात है। देखिए पैलेस देखते हैं क्या कहीं कॉमन है? हाँ भाई, पहले में और तीसरे में पैलेस कॉमन है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या इन दोनों में कोई और भी कॉमन है? किंग नहीं, रोज नहीं, वाटर नहीं, यानी कि इन दोनों में जो एक कोड कॉमन होगा वो किसका होगा? पैलेस का ही होगा। तो इन दोनों में जो कोड कॉमन है वो कौन सा कॉमन है? जेके। तो आंसर हो गया जेके। चलिए, फ्लावर स्टोरी क्राउन को किस कोड में लिखा जाएगा? तो भाई स्टोरी का कोड तो हमारे पास पहले यहाँ पे आ गया ना, एलपी। तो एलपी कौन कौन से ऑप्शन में है? एक तो इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है। ठीक है, और इसमें देखिए एक ऑप्शन में 2 ही ऑप्शन बचे अब हमारे पास। 2 में हम ओपी पहले निकाल चुके हैं। ओपी किसका कोड है? क्वीन का। इसमें क्वीन है कहीं पे? नहीं है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? ये वाला, बस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोड ड्रीम का प्रतिनिधित्व करता है? ड्रीम देख लेते हैं भाई। ड्रीम ये रहा। ठीक है, क्या कहीं और ड्रीम आया हुआ है? नहीं। तो जब इसका मतलब ऐसा कोई कोड जो इनमें कॉमन नहीं होगा, किसी के साथ भी यूनिक होगा इसमें, वो किसका होगा? ड्रीम का। तो देख लेते हैं। ठीक है, ड्रीम का कोड TY कॉमन है? कॉमन है भाई। ठीक, LP कॉमन है? LP भी नहीं होगा। अब
एलो कॉमन है, देखिए XZ और एलो, क्योंकि दोनों ही लैंड और ड्रीम जो वर्ड है वो किसी में भी नहीं है, तो दोनों के ही कोड जो है वो यूनिक होंगे, इसका मतलब इन तीनों में नहीं होंगे। और ऐसे दो कोड है XZ एलो। अब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा लैंड का है कौन सा किंग का है, तो एक ऑप्शन XZ एक एलो, और हमारे को एक ऑप्शन दे रखा है या तो A या C। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इस तरीके के क्वेश्चंस हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, अभी वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया और आप देख रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स, बिल्कुल अनलिमिटेड से क्वेश्चंस, यूपीएसआई और जितने भी एग्जाम्स वन डे होते हैं उन सब के लिए ही ये यूजफुल क्वेश्चंस हैं, तो सभी इसको लगाइए प्रैक्टिस सेट को। आपकी रीजनिंग एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, एक्यूरेसी बहुत हाई होगी और स्पीड भी हाई होगी। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, 5 मित्र PQRS और TMS से प्रत्येक ने परीक्षा में अलग अलग स्थान प्राप्त किया। T और PQ से 72 स्थान रैंक प्राप्त किया। S ने केवल R से, देखिए जहां पे केवल वर्ड आ जाए बहुत इजी हो जाता है ये लगाना। 5 लोग हैं, इनमें मान लेते हैं भाई सबसे किसी की हाई किसी एक दूसरे से हाई है। ठीक है, S ने केवल R से बेहतर, यानी S ने सब 4 से तो कम किया, 1 से ज्यादा किया, तो S कहाँ आ जाएगा यहाँ, R से बेहतर किया तो यहाँ। ठीक है, अब 3 लोग और रह गए PQR, हमें ऊपर क्या दे रखा था, T और P ने Q से बेहतर किया, तो अब हमारे पास 3 ही लोग हैं, Q से 2 ने बेहतर किया, तो Q तो यहीं आ जाएगा ना, क्योंकि उसके आगे 2 लोग रखने हैं। और P टॉपर नहीं है, तो P टॉपर नहीं है तो P सेकंड टॉपर हो जाएगा और T टॉप कर लेगा। हो गया। सबसे निम्न स्थान किसने प्राप्त किया, R ने। और यदि T Q से संबंधित है, ठीक है भाई, T जो है वो Q से संबंधित है, ये रहा T Q से, P S से संबंधित है, तो Q किससे संबंधित है, Q किससे है, R से, तो इसका भी आंसर हो गया R। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT अपनी सभी पुस्तकों की समीक्षा करेगा। दूसरा कथन, ये पुस्तकें लगभग 1 दशक पूर्व बनाई गई थी और उन्हें अद्यतन, देखिए अद्यतन का मतलब होता है अपडेट करने की जरूरत है। पुस्तकें 2007 में बनाई गई थी। ठीक है, देखिए अब आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। यदि कथन पहला कारण है और कथन दूसरा इसका प्रभाव। दूसरा ऑप्शन, यदि कथन दूसरा कारण है और कथन पहला इसका प्रभाव है। सी ऑप्शन, यदि दोनों कथन पहला और दूसरा स्वतंत्र कारण है। और डी ऑप्शन, यदि दोनों कथन पहला और दूसरा स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। इस तरीके का क्वेश्चन में क्या है, सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि हमें 2 जो कथन दिए हैं, हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें से कोई कारण है एक प्रभाव है, या दोनों ही स्वतंत्र कारण है, यानी दोनों अपनी अपनी किसी चीज के कारण है। एक किसी चीज का कारण है, एक किसी का, यानी स्वतंत्र है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। या फिर दोनों किसी चीज के प्रभाव हैं, यानी इफेक्ट है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। या फिर एक कारण है और दूसरा उसी पे निर्भर है, उसी का प्रभाव है ना। अब आपको ये डिसाइड करना ये है क्या, देखिए पढ़ के समझ आ रहा है कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं दोनों ही, क्योंकि NCERT अपनी सभी पुस्तकों की समीक्षा करेगा, क्योंकि ये पुस्तकें लगभग तो इन्हीं पुस्तकों के बारे में बात है, तो ऑप्शन सी डी तो नहीं होंगे। अब हमें ये डिसाइड करना है इसमें से कारण कौन सा है और प्रभाव कौन सा है। तो देखिए ये जो है कारण है कि पुस्तकें पुरानी हो गई, उन्हें अपडेट करने की जरूरत है, ये कारण है। और इसका प्रभाव ये है कि जो NCERT है वो अपनी पुस्तकों की समीक्षा करेगा। ये एक प्रभावी तो है, कारण तो ना समीक्षा करेगा, यानी ये तो एक स्टेप हो गई ना, लेगा ना एक्शन। और कारण क्या है कि एक्शन लेगा, क्यों, क्योंकि पुस्तकें पुरानी हो चुकी हैं, उन्हें अपडेट करने की जरूरत है। तो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, यदि कथन दूसरा कारण है और पहला इसका प्रभाव है। आई होप कि आपको क्वेश्चन और आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा किस पैटर्न से क्या हमें करना था। नेक्स्ट, बच्चों की एक पंक्ति में A और B में कितने वो के बाद कितने बच्चे हैं। देखिए लास्ट अभी जितने भी एग्जाम्स यूपी के हुए हैं उसमें इन क्वेश्चंस का ट्रेंड बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर आप वीडियो का एग्जाम देखिए तो उसमें 50% क्वेश्चन पर्याप्तता से थे,
पर्याप्तता से मतलब था आपको पॉइंट दे दिया, उसमें एक पॉइंट की कमी दे दी और आपको ऑप्शन दे दिए कि इस बात का जवाब या इस चीज का जवाब देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अन्य पॉइंट की जरूरत है, यानी पर्याप्त कौन सा होगा, तो वो पर्याप्त ही हो गया। तो बहुत ज्यादा वीडियो 2018 में तो 50% क्वेश्चंस पर्याप्तता से थे। और जैसे जैसे अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, मंडी इंस्पेक्टर और भी लास्ट टाइम यूपीएसआई, तो ये जो डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है, अभी इवन कांस्टेबल के जो 42,000 वाली वैकेंसी थी, 49,000 वाली, उसमें भी ये 2-3 क्वेश्चन पर्याप्तता के थे। तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन गया है ये एक तरीके से यूपी के लेवल में जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए। तो इसको समझते हैं क्या है। देखिए, आपको सवाल पूछा गया बच्चों की एक पंक्ति में ए और बी के मध्य कितने बच्चे हैं, और आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। ए पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर है और बी ठीक मध्य में है और उसके दाएं ओर से 10 बच्चे हैं। ठीक है, अब हमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। ए, यदि कथन 1 में दिया गया डाटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिया गया डाटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बी ऑप्शन, यदि कथन 2 में दिया गया डाटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि पहले वाला अपर्याप्त है, यही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, और फिर तीसरा ऑप्शन, यदि कथन 1 और दोनों में दिया गया डाटा मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन की यदि कथन 1 और 2 दोनों में दिया गया डाटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। समझते हैं। देखिए, मैं कैसे बता पाऊंगी कि ए और बी के मध्य कितने बच्चे हैं? केवल इस वाले पॉइंट से, पहले में, दूसरे ऑप्शन में केवल इस वाले पॉइंट से, तीसरे में दोनों पॉइंट से नहीं बता पाऊंगी, या चौथे में इसको भी मिलाना पड़ेगा इसको भी मिलाना पड़ेगा तब बता पाऊंगी। तो देखते हैं। देखिए, एक पंक्ति है हमें जो दे रखा है, पहले में बाएं से 15वें स्थान पर है, पहला पॉइंट। क्या इससे आप बता सकते हैं ए और बी के मध्य? बी की तो चर्चा ही नहीं हुई, नहीं बता सकते। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट दे रखा है बी ठीक मध्य में है और उसके, ठीक है, बी यहाँ पे है, पंक्ति के मध्य में है और उसके दाएं ओर से 10 बच्चे हैं, तो उसके दाएं ओर से 10 बच्चे हैं। ठीक है, और बीच में है तो इधर भी उसके 10 बच्चे होंगे। क्या इस केवल सेकंड पॉइंट से ए मिला? नहीं मिला। तो यानी फर्स्ट में ए मिला तो बी नहीं, और इसमें बी मिला तो ए नहीं। तो ना तो इससे हम दे पा रहे हैं आंसर केवल पहले से, ना केवल दूसरे से। अब इन दोनों को मिला के देखते हैं, या तो आंसर आ जाएगा तो आंसर दोनों को मिला के, और फिर भी आंसर नहीं आया तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं हम। देखिए, ये बाएं से कौन से स्थान पे हो रहा होगा? 11वें पे हो रहा होगा ना, क्योंकि ये बीच में है, इसके इधर 10 थे तो इधर भी 10 होंगे, तो इधर वाले स्थान से कितने पे हो गया? 11वें पे। और ये कितने पे? इधर वाले स्थान से 15वें पे। तो बी किधर बैठा होगा? इधर बैठा होगा ना इसके, क्योंकि ये 15वें पे और ये 11 पे, ये इधर से। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं ये 11 पे और ये इधर से 15 पे, तो 12, 13, 14, इनके बीच में 3 व्यक्ति निकल आया ना। कब निकला? जब हमने दोनों को मिला दिया। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन जो है मिलाकर पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से दुगनी है। ठीक है, 8 वर्ष बाद बी की आयु सी की वर्तमान आयु के 4 गुना होगी। यदि सी ने अपना 5वां जन्मदिन 9 वर्ष पूर्व मनाया था तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, यहाँ से निकालेंगे हम सवाल को। सी ने अपना 5वां जन्मदिन 9 वर्ष पूर्व मनाया, तो सी ने 9 वर्ष पूर्व मनाया था 5वां, तो 9 वर्ष पूर्व मनाया था 5वां, यानी 5 वर्ष का जब वो हुआ था तब से लेके अब कितने हो चुके हैं? 9 वर्ष। तो अब सी कितने का हो गया वर्तमान? 14 का। ठीक है भैया, तो अभी क्या बोला गया था? 8 वर्ष बाद बी की आयु सी की वर्तमान आयु के 4 गुना होगी। तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? 14, और सी की वर्तमान आयु के 4 गुना, यानी कि 14 चौक 56। किसकी आयु होगी? बी की। कब होगी? 8 वर्ष बाद। तो बी की 8 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? 56। तो अभी कितनी है? अभी निकाल लें भाई, अभी तो 8 वर्ष कम ही होगी ना, तो अभी उसकी एज कितनी हुई? 48 बी की। अब हमें उससे पहले क्या बोला गया था? ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से दोगुनी है, तो भाई बी की अगर 48 है तो ए की कितनी होगी? दुगनी, 96। इजीएस्ट, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, बस थोड़ा हमें सेंस लगाना था, रीजनिंग लगाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?
देखिए ये जो आकृति गिनने वाला होता है बहुत सेंसिटिव केस होता है, अगर थोड़ा सा भी गलती हो गई, स्पेशली ऑप्शंस देखिए आप 28, 29, 30 तीनों ऑप्शन है, यानी सिंगल भी अगर गलत हो गया गिनने में तो वो कहीं ना कहीं हमारा एरर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके के सवालों के लिए एक तो जब मैं क्लासेस लूंगी तो बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि हमें किस किस तरीके से कैसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। अभी मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ। कुछ तो देखिए चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि एक अगर त्रिभुज के बीच से जब भी लाइन जाती है तो उसमें कितने त्रिभुज होते हैं? 3। चाहे वो लाइन ऐसे जाए, ठीक है, चाहे वो लाइन में ऐसे काट दूं, चाहे वो लाइन ऐसे काट दे, तो जितने भी होंगे कितने हो जाएंगे? एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक पूरा ये हो जाएगा। इसमें भी एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक पूरा तीसरा हो गया। इसमें भी एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक पूरा ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम थोड़ा तो गिन सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए अभी मैं इसमें देख रही होंगी ये वाले जो है, ये अगर इतना देखूंगी एक लाइन काट रही है, इसको देखूंगी यहां से भी एक लाइन काट रही है, इसको देखूंगी यहां से भी एक लाइन काट रही है, तो कितना हो गया? 3, 6, 9। इसको देखूंगी यहां से भी एक लाइन काट रही है, इसको तो कितना होगा? 12। ठीक है, इसको भी देखूंगी तो एक लाइन काट रही है, कितना हो गया? 15। लेकिन यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ गिनने में ये वाला हम गिन चुके हैं तो इन दोनों को गिनने में ये कम हो जाएगा, तो 15 में एक घटाया 14। एक अगर हम देखेंगे पूरा वाला भी होगा, ठीक है, पूरी लाइन भी तो काट रही है ना, तो 14 और फिर 3 कितना हो जाएगा? 17। तो 17 तो हमने ऐसे ही गिन लिए, क्योंकि 28, 29, 30 तक थोड़ा हम एक एक करते गिनते रहेंगे, तो कुछ तो हम ऐसे गिन लेते हैं। बाकी जो बचे होते हैं वो हम देख लेंगे अगर नंबरिंग। और भी हाँ, एक और है, देखिए ये छोटी लाइन जा रही थी, ये छोटी लाइन जा रही थी और एक ये पूरे इसमें भी तो जा रही है लाइन ना, इसमें भी जा रही है, तो 17 और 3 कितने हो गए? 20। तो यही गिन गए। अब बस हम थोड़े से हमें और गिनना होगा कि कहाँ से कौन मैच कर रहा है, जैसे कि ये वाला बड़ा हो गया है ना, इस तरीके से। तो अभी हम क्या है इस पर नंबरिंग डाल के गिनते हैं। अभी तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा कर दिया, अदरवाइज बाकी जो बचे हैं 20 तक तो हम इसको ट्रिक से गिन लेंगे। उसके बाद जो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बीच में लाइन ला दी है या जो भी, तो उसको हम एक्स्ट्रा में जैसे भी नंबरिंग डाल के गिन लेते हैं। कैसे गिनेंगे? बहुत शॉर्ट मेथड कैसे हो सकता है वो हम क्लासेस में बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो इसका जो टोटल आएगा 20 और बाकी 8 इसमें और है, टोटल मिला के इसमें 28 त्रिभुज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द वर्ण संख्या का चयन करें। ये सादृश्यता जो चैप्टर है उससे है, तो इसमें क्या है देखते हैं। देखिए ये है 9 सत्ते, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है तो ठीक है 63, तो 6 और 7 42। ठीक, इसमें क्या किया है, ये परसेंटेज लगा दिया, लेकिन एक्चुअल में इनका सेंस परसेंटेज नहीं होता, हमें तो दिया होता है यदि ये ऐसे है तो हम वहां कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए इसको क्या किया 30, तो जब हम 8 में से 5 घटाते हैं तो 3 बचता है, एक एक्स्ट्रा 0 रख दिया। जब हम 9 में से 2 घटाते हैं 7 बचता है, 0 रख दिया। जब हम 1 में से 4 घटाते हैं तो -3 बचता है, 0। तो जब हम 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 बचेगा और 0, तो आंसर इसका भी आ जाएगा -30। ठीक है, चलिए लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं इस प्रैक्टिस सेट के, और जो मैंने आपको क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज दी थी उससे। ठीक है, तो आप अगर टेस्ट सीरीज को पहले लगा के देखेंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा एक पता चलेगा कि हमने क्वेश्चंस को किस तरीके से लगाया था और इजी तरीके से कैसे और हम लगा सकते हैं। तो टाइम उसमें प्रॉपर लगा हुआ है स्लाइड्स में, तो अगर आप एक बार प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए इसको देखते हैं। ये एक सीरीज हमें दे रखी है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सबसे पहले क्या आएगा, तो हम सब बहुत पहले से अगर साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो देखिए कार्बन की चेन होती है, जैसे हम ऐसे पढ़ते थे ना, अगर हम अपनी उसकी बात करें जैसे डेसी, हेक्टा, हेक्सा, ऐसे सब ऐसी कार्बन की चेन, तो उसमें क्या होता है मिथाइल, सॉरी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब तो सी के होते हैं, C1, C2, C3 कार्बन की जो चेन है। C1 को मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो इस सबसे पहले क्या आ जाएगा मीथेन, C1। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। डिपार्टमेंट, तो देखिए एंटर बनाया जा सकता है, ENTER सब है इसमें, PARENTE ये भी है, TEMPER सारे वर्ड्स हैं, PARADE। देखिए 2 A आ गए इसमें, और डिपार्टमेंट में कहीं भी 2 A नहीं है, तो इसको हम नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए और सबसे लास्ट क्वेश्चन इस आज के हमारे वीडियो का, यदि 7 × 8 = 49, 4 × 4 12, 6 × 4 18, तो 9 × 6 क्या होगा। यहाँ देखिए क्या हो गया है, 7 × 7 49, 4 × 3 12,
6 इंटू 3 18। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ये जो संख्या दी गई है उससे एक कम करके गुणा किया गया है। ठीक है, तो 9 का हम कितने में करेंगे? 5 में, तो कितना आ जाएगा? 9 पंजे 45। ठीक, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको अगर कोई भी चैप्टर में कोई नहीं समझ में आता कॉन्सेप्ट या कुछ भी, तो उसके लिए आप क्लासेस फॉलो करिए। बाकी डेली टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का लगाइए। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस जो है वो रीजनिंग की होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट किसी वीडियो, किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, किसी प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, क्लासेस, किसी ना किसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइल।